स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के अगले श्रेणी में, अगले सीरीज में। हम लोग समास देख रहे हैं और समास में भी हम लोगों ने तत्पुरुष समास तक पिछले वीडियो में देखा है और जाना है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसे एक ही वीडियो में ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन हम धीरे धीरे आपको कोर्स के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो धीरे धीरे खंडों में आपके पास वीडियो जा रहा है ताकि आप धीरे धीरे ही सही लेकिन समझ समझ कर इसे याद करें। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम लोगों ने कल देखा कि समास क्या है। दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया का नाम समास है, और जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं, या इसी का नाम सामासिक शब्द है। ठीक है। और सामासिक शब्द में सामासिक शब्द में विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह के आने के कारण उसे तत्पुरुष समास कहा जाता था। हमने देखा था कि समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। ये सब मिलाकर टोटल 6 समास हमारे सामने हैं, जिसमें से कल हमने तत्पुरुष समास को देखा था। और तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़ते हुए हमने जाना था कि तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौण रहता है, पूर्व पद गौण रहता है और उत्तर पद की प्रधानता रहती है, उत्तर पद की प्रधानता रहती है। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि पूर्व पद गौण और उत्तर पद की प्रधानता रहती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उत्तर पद क्या हुआ? बाद वाला पद हुआ। पूर्व पद क्या हुआ? पहले वाला पद हुआ। और इन दोनों के बीच में यदि कारक चिन्ह आ रहा है तो हम उसे तत्पुरुष समास और भी कहेंगे। और तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर 6 भेद होते हैं, और इन 6 भेदों को हमने देखा: अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये सब हमने देखा। और क्यों देखा? ये क्यों रूप है, ये ऐसा रूप क्यों है? क्योंकि सर, जब हम पथभ्रष्ट जैसे शब्द का विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है पथ से भ्रष्ट, और ये से जो कारक चिन्ह है ये हमें अलगाव की भावना को दिखाता है। यही कारण है कि यह अपादान तत्पुरुष है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये का जो शब्द है यह संबंध बताता है, इसीलिए इसका नाम संबंध तत्पुरुष हुआ। और ये जो आप बीती है, आप पर बीती, खुद पर बीती, तो यह भी अधिकरण तत्पुरुष है, क्योंकि पर चिन्ह अधिकरण का चिन्ह है, अधिकरण की विभक्ति है। ठीक है, ये हमारे सामने आया। अब आइए चलते हैं आगे। तत्पुरुष समास का एक स्लाइड जो कल हमने आपको दिखाकर भी नहीं समझाया था, आज फिर उसको समझाते हैं। आज देखते हैं। ये कहता है कि यद्यपि तत्पुरुष समास के अधिकांश विग्रहों में कोई विभक्ति चिन्ह अवश्य आता है, परंतु तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनके विग्रहों में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि तत्पुरुष समास का जितना विग्रह किए हम अभी देखें, और भी बहुत सारा उदाहरण आएगा भविष्य में, और आप उनका जब विग्रह कीजिएगा तो उनमें कई सारा ऐसे शब्द आएंगे जिनके बीच में विग्रह करने पर कारक चिन्ह तो आता है, विभक्ति तो आती है, परंतु कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई विभक्ति नहीं आती। और ऐसे ही तत्पुरुष समास को संस्कृत में नए समास कहते हैं, नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष। जैसे असभ्य तो न सभ्य, अनादि न आदि, अनंत न अंत, असंभव न संभव, यानी जिससे नहीं का बोध हो। हिंदी व्याकरण में नहीं का बोध होने वाले शब्दों को भी हम तत्पुरुष समास कहते हैं, लेकिन संस्कृत में तत्पुरुष समास के इसी भेद को हम नए समास कहते हैं, नए समास। ठीक है, देख लिए, इसको समझ गए। समास क्या है? समास दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया का नाम है। और क्या है सर? समास के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेद में एक भेद तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आता है, और इस कारक चिन्ह के आधार पर 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, कर्म से लेकर अधिकरण तक में। कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान,
संबंध, अधिकरण, ये सब मिलाकर 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। और कोई ऐसा शब्द जिस शब्द में न की उत्पत्ति हो, न का उच्चारण हो या न का भाव रहे, नहीं का भाव हो, वैसे शब्दों को भी तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन संस्कृत में ऐसे शब्दों को हम कहते हैं नए समास। ठीक है, ये तत्पुरुष समास यहां खत्म होता है। अब आइए, बारी है आपकी अगले समास की, और अगला समास है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या कहता है कि सर, इस समास में पूर्व पद, ये जो पूर्व का पद है, पहला वाला जो पद है, और उत्तर पद जो है, बाद वाला पद के मध्य में, मध्य मतलब ये नहीं समझना कि बीचम बीच, नहीं, मध्य में मतलब कि जोड़ पर, इन दोनों को जो जोड़ा गया है मध्य में, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध स्थापित करने वाले समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास एक ऐसा दो समास है जिन समासों में कुछ हद तक समानता रहते हुए भी भिन्नता है, उनको अभी हम देखेंगे। लेकिन कर्मधारय समास क्या है कि सर, हमारे जो पूर्व पद हैं, पूर्व पद मतलब यानी पहले के जो पद हैं, और उत्तर पद यानी बाद का जो पद है, उनके बीच में विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है। अब विशेषण और विशेष्य क्या है, यह क्वेश्चन उत्पन्न होना चाहिए आपके मन में। विशेषण क्या है? तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि गौरव सर मोटे हैं, आराम से आप लिख सकते हैं भी हम मोटे, 107 किलो वजन है। गौरव सर मोटे हैं, तो यहां गौरव सर संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है क्या? मोटे। कैसे हैं भाई? मोटे। तो यह जो मोटा शब्द है यह विशेषण हुआ, यह विशेषण हुआ, मोटा शब्द विशेषण हुआ। और इस विशेषण का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह जो विशेषण शब्द किसके लिए आया है? तो आया सर गौरव सर के लिए। तो यह इस विशेषण का गौरव सर विशेष्य हो गए। समझ में आया? विशेषण क्या है? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है किसमें? कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास के पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी पहले वाला पद गौण और बाद वाला पद प्रधान रहता है। जैसे कि यहां आप उदाहरण देख सकते हैं कर्मधारय समास का। समस्त पद, समस्त पद क्या? यानी शब्द हम आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमुख क्या है? इसका जब विग्रह किए, चंद्र जैसा मुख। और हम बोल रहे हैं, आप चाहिए तो इसको लिख भी सकते हैं कि कर्मधारय समास का विग्रह जब हम करते हैं तो उसके बीच में, दोनों पदों के बीच में जैसा या के जैसा शब्द आता है। यानी अगर किसी शब्द के बारे में जानना है कि यह कर्मधारय समास है कि नहीं है, तो ऐसे शब्दों के लिए आप उनका विग्रह कीजिए, और विग्रह करने के बाद उसके बीच में देखिए, अगर जैसा शब्द आ गया के समान या के जैसा, तो आप इसे कर्मधारय समास कहिएगा। चंद्रमुख, चंद्रमा के जैसा मुख। कमल नयन, कमल जैसा नयन। देहलता, देह के समान लता। महादेव, महान देव। नील कमल, नीला हो कमल जो, नीला हो कमल जो, नीला जैसा कमल। पीतांबर, पीला अंबर। सज्जन, सतजन। नरसिंह, नरों में सिंह के समान। सज्जन, अच्छे जन। ठीक है, ये सब उदाहरण हैं कर्मधारय समास के। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये कर्मधारय समास है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं।
आगे है द्विगु समास। और द्विगु समास को संस्कृत में समझना ज्यादा आसान है। द्विगु समास का, हालांकि संस्कृत में सभी समासों के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र दिए गए हैं, लेकिन द्विगु समास का सूत्र थोड़ा आसान है। आप इसे लिख सकते हैं संख्या पूर्वो द्विगु, यानी ऐसा शब्द जिसके पहले संख्यावाचक शब्द लगा हुआ हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यह कर्मधारय समास का ही उपभेद होता है। इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, त्र्यंबकेश्वर, 3 लोकों का ईश्वर, अठन्नी, 8 आनों का समूह, चौराहा, चतुर्भुज, तिरंगा, ये सब कैसा शब्द है? ये सब द्विगु समास का शब्द है, क्योंकि इन सभी शब्दों के पहले हम संख्यावाचक शब्द याद ला रहे हैं। चारपाई कैसा शब्द है? द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि सर इसके पहले संख्यावाचक शब्द है। आइए सर अगला समास देखते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं आराम से। द्विगु समास की यह परिभाषा है और ये इनका उदाहरण है। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या कहता है? इस समास के, यहां जो है ध्यान रखिएगा, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन यहां इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं एवं एक दूसरे के विलोम होते हैं तथा विग्रह करने पर योजक या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसा शब्द जो दोनों एक दूसरे का विलोम हो, उन दोनों शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व मतलब भी होता है लड़ाई, और जहां दो शब्द विपरीत गुण वाले होंगे वहां लड़ाई होगी ही। अब जैसे माता पिता, माता और पिता एक पुल्लिंग है एक स्त्रीलिंग है, भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख, दिन रात, राजा प्रजा, लोटा डोरी, ये सब कैसा जो है समास है? द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि यह उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा। और देखिए इसमें और क्या गुण है? और का प्रयोग समान प्रकृति के, और का प्रयोग समान प्रकृति के पदों के मध्य तथा या का प्रयोग विपरीत प्रकृति के पदों के मध्य किया जाता है। कब? जब हम विग्रह करते हैं। तो अगर प्रकृति एक है, हम बार बार बोल रहे हैं गुण ने, प्रकृति एक है, एक दूसरे से मिलते जुलते लोग हैं, तो उन दोनों शब्दों का जब विग्रह करेंगे तो बीच में और लगाएंगे, और यदि दोनों विपरीत गुण वाले हैं तो उनके बीच में या लगाएंगे। जैसे माता पिता का हमने विग्रह किया, माता और पिता ये समान प्रकृति के लोग हैं, दोनों हमारे गार्जियन हैं। गाय भैंस, गाय और भैंस समान प्रकृति की है। लेकिन धर्माधर्म, धर्म, ये देखिए यहां पर एक साथ लिखा गया, लेकिन आप इसे अलग अलग लिखिएगा। धर्म या अधर्म, या तो धर्म या अधर्म, तो ये दोनों विपरीत प्रकृति का शब्द है। एक धर्म है तो दूसरा अधर्म है, इसीलिए इनके बीच में या लगाएंगे। सुरासुर, सुर या असुर, ये दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, इसलिए इसका विग्रह करने पर या लगाएंगे। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, यह भी याद रखिएगा। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। अब इसके बारे में डिटेल आपको अगले क्लास में मिलेगा। अगले क्लास इन द क्लास 11, क्लास 12 में जब आप पढ़ने आइएगा, जब आप पढ़िएगा तब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अभी जितना क्लास 10th, 8, 9, 10th के लिए जरूरी है उतना सा हम आपको बता रहे हैं। आप इसे खूब आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द्वंद्व समास है, ये इसका उदाहरण है।
द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। आप इसका भी उदाहरण लेकर, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसका फेयर बना सकते हैं। फेयर आपके लिए है सर, मेरे लिए नहीं। आप अगर नहीं बनाते हैं तो मेरा तो बहुत पुराना, हमने बॉलीवुड से थोड़ा सा चुराया भी है कि इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जो भी ये मिल रहा है कम से कम मिल तो रहा है, कम से कम आपको मिल रहा है। आपके अपने चैट बॉक्स में इसका लिंक है, आप इसे देख सकते हैं, घर में फेयर बना सकते हैं। अगर आप इसका महत्व नहीं समझते हैं तो ये आपकी गलती है। आइए अगला देखते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? कहता है जिस समास के दोनों पद, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों में से कोई पद प्रधान होबे नहीं करे, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। सांकेतिक अर्थ, जैसे यहां देखिए सर, ये है दशानन, दश हो आनन जिसके, यानी 10 हो मुख, 10 मुंह वाला। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम संख्या पूर्व द्विगु पढ़कर आए हैं और केवल वही पढ़े हैं तो हमको समझ में आएगा कि सर हम अगर संख्यावाचक शब्द को सबसे पहले रख रहे हैं तो वह द्विगु समास होगा। तो आप इसके लिए लिखिएगा कि दशानन कैसा समास है भैया? तो दशानन द्विगु समास है। लेकिन नहीं, जब आप इसके अर्थ पर जाते हैं, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। कौन है? रावण है, रावण। दशानन कहने का मतलब रावण है। 10 भी प्रमुख नहीं है, आनंद भी प्रमुख नहीं है, लेकिन दशानन शब्द का अर्थ क्या निकलता है? रावण। यही कारण है, यह तीसरा अर्थ की प्रधानता है, ये बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात शिव। विष पीने के कारण शिव का कंठ नीला हुआ था। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, जिसके आंख, जिसकी आंखें सुंदर है। मेघनाथ की पत्नी का नाम सुलोचना था। लंबोदर, कल भी हमने आपको उदाहरण दिया था, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। पीतांबर, ये जो चीज है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पीतांबर में ये मिसप्रिंट है, इसको नहीं देखिएगा। पीला है अंबर जिसका, जिसका वस्त्र पीला हो, श्री कृष्ण। दुरात्मा, बुरी वाला, बुरी आत्मा वाला। श्वेतांबर, श्वेत हो वस्त्र जिसका। तो ये बहुव्रीहि समास है। हमने तत्पुरुष समास देख लिया, हमने कर्मधारय समास देख लिया, हमने द्विगु समास देख लिया, हमने द्वंद्व समास देख लिया, हमने बहुव्रीहि समास देख लिया। अब हमारे पास बचता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहता है? अव्ययी भाव समास कहता है कि इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। अव्यय किसको कहते हैं? अव्यय ऐसा शब्द को कहते हैं जिस शब्द में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, न काल के हिसाब से, न समय के हिसाब से, न जो है आपका प्रयोग के हिसाब से, किसी प्रकार से भी हम इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, और उसी शब्द को अव्यय कहते हैं। जैसे यथामति, मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार। आमरण, ये जो आ शब्द है ये हमारा अव्यय है। यथा जो शब्द है ये अव्यय है। जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहां भी अव्ययी समास होता है। अगर किसी शब्द, जैसे आपके सामने अभी हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, यदि आपके सामने ये आ गया प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो ये भी अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसका पहला पद अव्यय है, या पहला पद उपसर्ग भी रहता है। प्र, परा, अप, सम, निस, निर, दुस, दुर, दुह, ये सब उपसर्ग हैं जिनको आपको पढ़ाना है, हमको, हम पढ़ाएंगे आपको। उपसर्ग रहता है या अव्यय रहता है, ऐसे शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथा संभव,
जैसा संभव हो आपके लिए। ये जो यथा शब्द है ये अव्यय है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द बार बार आए, तो भी हम उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजीवन, जीवन भर, जैसे में आप अगर यहां दिन दिन लिखिए, घर घर जाकर हमने भीख मांगा, तो घर घर लिखिए। ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये सब अव्ययी भाव समास है। गांव गांव में जाकर उसने दवाइयां बांटी, तो ये जो गांव गांव है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमने समास के छह भेदों को देखा। कौन कौन से छह भेद, आइए एक बार फिर दोहरा लेते हैं। आप केवल हमको सुनते भी रहिएगा तो आपको बहुत सारी बातें याद होती जाएंगी। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसको कहते हैं भैया? सर, तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिस समास में विभक्ति विग्रह करने पर बीच में, विग्रह करने पर बीच में कोई ना कोई कारक की विभक्ति आ जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नए समास किसे कहते हैं? अगर नहीं का भाव हो तो उसे नए समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास उसको कहते हैं जिसमें पहला पद अव्यय हो। द्विगु किसको कहते हैं? जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो। द्वंद्व किसको कहते हैं? जिसमें दोनों के बीच में लड़ाई हो, विपरीत गुण वाले हों। और कर्मधारय किसको कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं जिस समास के विग्रह करने पर बीच में जैसा कुछ आए, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल जैसा नयन। और बहुव्रीहि क्या है? बहुव्रीहि है सर, न हम तुमरा न हम उसका, हम हैं तीसरे का। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास क्या कहता है कि सर हम तीसरा अर्थ आपको देंगे। जैसे अगर आप लंबोदर बोलिएगा तो इसका अर्थ निकलेगा श्री गणेश। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास का भी अगर आप चाहिए तो खूब आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं समास में और क्या है। भर पेट, पेट भर कर, हर रोज, रोज रोज, ये सब हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। हाथों हाथ, रातों रात, प्रतिदिन, बेशक, निडर, निसंदेह, प्रतिवर्ष, आमरण, खूबसूरत, ये सब बहुव्रीहि समास है। अब देखिए क्या कहता है, अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? इस अव्ययी भाव समास की पहचान है बेटा कि इसमें तीन प्रकार के पद आते हैं। पहला उपसर्ग से बने पद, जो हम आपको बताए। आजीवन, आ मेरा उपसर्ग है। निर्दोष, निर मेरा उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति मेरा उपसर्ग है। बेघर, बे मेरा उपसर्ग है। लावारिस, ला मेरा उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथा मेरा उपसर्ग है। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द से पहले लग कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। तो सर जी दोष मतलब दोष हो रहा था, लेकिन निर लगने से मेरा सब दोष खत्म हो गया, हम हो गए निर्दोष। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो अव्ययी समास होता है। घर घर, नगर नगर, रोज रोज। और एक जैसे दो शब्दों के मध्य बिना संधि नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आए तो भी उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। हाथों हाथ, दिनों दिन, बागो बान, इसका एक उदाहरण है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं सर। देख लीजिए, उपसर्गों से बने शब्द होते हैं अव्ययी भाव समास में, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, और संधि के नियम के कोई मात्रा या व्यंजन आए तो बागो बाग, दिनों दिन, हाथों हाथ वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। अब आइए कर्म धारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? कर्मधारय में नीलकंठ आता है, नीलाकंठ।
विशेषण होता है। बहुव्रीहि में नीलकंठ आता है, नीला है कंठ जिस अर्थात शिव। कमल नयन कर्मधारय समास है, लेकिन श्वेतांबर बहुव्रीहि समास है। देखिए दोनों में, दोनों का विग्रह करें। अगर आप यहां एक छोटा सा उदाहरण हम आपको लेकर दिखाते हैं। अगर आप यहां कमल नयन लेते हैं, कमल नयन एक शब्द लेते हैं, तो इसका विग्रह करते हैं। इसका विग्रह होता है कमल के समान नयन या कमल जैसे नयन। और जब आप नीलकंठ लेते हैं तो नीला जैसा कंठ या नीला के समान कंठ। तो दोनों का विग्रह एक जैसा लगभग लगभग होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, जबकि कर्मधारय में कोई तीसरा अर्थ नहीं होता। यही कारण है कि इसको हम लोग इस तरह से कहते हैं, अंतर क्रिएट करते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि में। ठीक है, आइए सर आगे देखें क्या कहता है। बहुव्रीहि और द्विगु समास में क्या अंतर है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और बहुव्रीहि में दशानन जैसे एक शब्द है, दशानन का मतलब ही होता है 10 सिर वाला। तो हम पहले भी बताएं, चूंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण, इसलिए वह द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, चौराहा 4 रास्तों का समूह द्विगु समास है। चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से समास खत्म होता है, लेकिन अभी जाइएगा नहीं, आज तीसरे पत्र की बारी है और तीसरा पत्र भी देख कर जाइए ताकि पत्र लिखने का आपको अभ्यास हो। शिकायत न कीजिएगा, खासकर सुल्तानगंज और उसके आसपास के जो विद्यार्थी हैं वह यह शिकायत ना करें कि हम थोड़ा सा कमजोर हो गए। क्यों कमजोर रहिएगा, जब आपको फ्री में सब कुछ अवेलेबल है गोरांगो क्लासेस पर भी, और वर्मा सर के निष्णात क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और गोरांगो क्लासेस के ऐप पर सब चीजें आपको फ्री में उपलब्ध हैं। तो फिर क्यों कमजोर? आप हमको समय दीजिए न सर, हम आपको रिजल्ट देंगे। समय दीजिए और ध्यान से समय दीजिए। आइए देखते हैं हमारा अगला जो चीज है पत्र, वो पत्र क्या कहता है। ये पत्र कहता है कि सर दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखे। इस पत्र में एक गलती हुई है और वो गलती हमने जानबूझकर किया है। और क्या किया है अभी दिखाएंगे आपको। दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखे जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन हो। बाढ़ जो आया है वह कैसा तबाही मचाया है, इसका उदाहरण देते हुए आप एक पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने का सिंपल सा नियम है सर कि आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, कमला निवास, मधेपुरा, बिहार। बिहार में आप आए हैं, बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है, इसलिए आपने बिहार को ही चुना है। आइए इसके आगे देखते हैं। कमला निवास से आप लिख रहे हैं, मधेपुरा में आप रह रहे हैं, बिहार है, और 12/7/2024 है। आदरणीय दीदी, चरण स्पर्श। सिंपल सा है। आशा करता हूं कि जब यह पत्र आपको मिले आप स्वस्थ और सकुशल हो। दीदी, यहाँ का समाचार बिल्कुल अलग है। आपने दूरदर्शन और समाचार पत्र में पढ़ा ही होगा कि उत्तर बिहार में बाढ़ से प्रलय छाया है। रात्रि के 1 बजे कोसी तटबंध के टूटने से बाढ़ अचानक आई। हम लोग आंगन में चौकी पर सो रहे थे कि लगा जैसे पानी शरीर को छू रहा हो। आनन फानन में रात्रि के अंधेरे में हमने सारा सामान, जरूरी जो भी सामान था, उसे छत पर स्थानांतरित किया और छत पर ही सुबह होने का इंतजार करने लगे। जब सूर्य की रोशनी आई तब क्या हुआ? जब सूर्य की रोशनी आई तब चारों ओर वैसा ही दृश्य उपस्थित था जैसा कि ढहते विश्वास कहानी में हमने पढ़ा है। देखिए, अब यहाँ आपकी एक कहानी है सेकेंड हिंदी में, वर्णिका में, ढहते विश्वास।
उसमें बाढ़ का बहुत सटीक चित्रण किया गया है। आप उस कहानी का रेफरेंस देकर यहां अपने पत्र को आपने छोटा कर दिया। क्यों? अगर आप पूरा विभीषिका देते तो आपको देना क्या पड़ता? सब जगह पानी था, महामारी फैलने का डर था, कहीं जानवर मरे पड़े थे, कहीं घर बह रहा था, कहीं लकड़ियां बह रही थी, चारों तरफ जो है कोलाहल मचा हुआ था। इतना सब कुछ लिखना होता। और आपने जब ढहते विश्वास को लिख दिया तो जो आपके कॉपी चेकर हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनको भी पता है कि ढहते विश्वास कहानी कैसी कहानी है। तो आप उसका भी वर्णन करते हुए यहां लिख सकते हैं कि जैसा कि ढहते विश्वास कहानी में हमने पढ़ा है। और हमने पढ़ा है, दीदी आप भी तो यहीं से पढ़कर गई हैं, आप भी तो 10वां में पढ़ी होंगी ढहते विश्वास, तो आप भी समझ जाइएगा। राहत कर्मियों ने बचाव कार्य आरंभ कर दिया है, जिसके कारण अब राहत मिलने लगी है। माँ पिताजी कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखें और यहाँ की विशेष चिंता न करें। आपका छोटा भाई सुरेश। अब गलती जो की है हमने, गलती की है यहां पता लिखने में। पता लिखने में हमने क्या गलती की है? हमने गलती की है सर कि सुनीता कुमारी को हमने पता लिखा है, वो हमारी बड़ी दीदी हैं, कमरा नंबर 203 में रहती है, महारानी छात्रावास में रहती है, राजा जी रोड पर महारानी छात्रावास है। लेकिन ये छात्रावास ग्वालियर में कैसे चला जाएगा? जबकि आपको बोला गया है कि दिल्ली में आपकी बड़ी दीदी रह रही है। यही प्रश्न है, दिल्ली में रहने वाली। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप की बहन दिल्ली में है तो यहां भी पता में दिल्ली ही होना चाहिए, यहां भी पता में दिल्ली ही होना चाहिए। और ये सब छोटा छोटा माइनर मिस्टेक है। जब आपको हिंदी में 90, 92 नंबर, 94 नंबर आने लगेगा तो टीचर सोचते हैं हिंदी में इतना नंबर क्यों दिया जाए। तो जब वो नंबर काटने का ऑप्शन ढूंढेंगे तो उनको ये सब गलतियों में आपका नंबर काटने का अवसर मिलेगा। काहे अवसर देना? जब हम मेहनत किए हैं तो अवसर क्यों दे कि हमारा नंबर कटे? तो ये पत्र है सर, ये पत्र है। इस पत्र को आप खूब आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको और छोटा कर देते हैं, बाकी आपके पास जूमिंग फैसिलिटी है ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहां से ले लीजिए। पूरा पत्र आपके पास आ गया। अब आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो 2 बड़े चैप्टर संधि और समास हमने खत्म कर दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कल हम एक नए टॉपिक के साथ हिंदी व्याकरण में ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।